नमस्कार, मैं हूं दीपक खताबिया और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। खास चर्चा में आज हमारे साथ में एक ऐसे मेहमान हैं जो पृष्ठभूमि से एक मध्यम परिवार से आते हैं। छात्र राजनीति से सक्रिय हैं और चाहे जिले की बात करें या प्रदेश में लगातार कई संगठनों के पदों पर वो लगातार बने रहे हैं। हम बात कर रहे हैं युवा नेता योगेश प्रजापति की, जो वर्तमान में कांग्रेस में पार्षद हैं। योगेश जी, स्वागत है वैसे में आपका। नमस्कार, धन्यवाद। छात्र राजनीति से आप कांग्रेस में सक्रिय हो, उसके बाद आपने जिला बॉडी में आए और प्रदेश के भी कई पदों पर रहे। 20 साल से आप राजनीति कर रहे हो, वर्तमान में आप पार्षद पद पे हो, क्या कहना है? वर्तमान में पार्षद तो हूँ, लेकिन मेरा राजनीति करने से तात्पर्य समाज सेवा से रहा है। मैं 17 साल की उम्र में ही समाज सेवा से जुड़ गया था, धार्मिक आयोजनों से जुड़ गया था। मैंने कई सालों तक धार्मिक आयोजन किए। उसके बाद मैंने समाज सेवा शुरू की। समाज सेवा जब 17 साल में मैंने शुरू की तो मेरे कॉलेज में जब मैं गया तो मैं वहाँ छात्र राजनीति से जुड़ गया और छात्र राजनीति की इकाई, कांग्रेस की जो इकाई थी भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन, उससे मैं जुड़ गया और वहीं से मैंने छात्र राजनीति की शुरुआत और समाज सेवा की शुरुआत करी। जो मैं शुरू में NSUI भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन शहर अध्यक्ष हो, भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन की प्रदेश इकाई में मैं प्रदेश सचिव के पद पर रहा। मैं यूथ कांग्रेस की बॉडी में लोकसभा में पदाधिकारी रहा। उसके बाद मैं जिला कांग्रेस कमेटी के अंदर दूसरी बार महामंत्री हूँ। मैं पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के अंदर भी मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अंदर प्रदेश सचिव हूँ। इसे कई पदों पर रहा। मैंने 125वीं जो महापुरुषों की जयंती थी, उसका 125 साल हुए थे, तो उसकी जयंती मनाने का भी मुझे समन्वयक बनाया गया। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा मुझे कहीं ना कहीं जिन पदों पे नवाजा या जिन पदों की जिम्मेदारी दी, मैंने बखूबी निभाने की कोशिश करी है। छात्र राज से ही सक्रिय हैं युवा नेता योगेश प्रजापति, जिन्होंने साफ कहा है चाहे जिला संगठन हो या प्रदेश संगठन, सभी पदों पर वो लगातार बने रहे। धार्मिक आयोजन हो या जनता हित में कांग्रेस के माध्यम से लोगों की सेवा करना, कई पदों पर रहने के बाद, धार्मिक आयोजन करने के बाद आपने कांग्रेस में एंट्री मारी। कांग्रेस में आप लंबा समय हो गया आपको? जी, मुझे लगभग 20 साल हो गए। क्या लगता है कि धार्मिक आयोजनों और समाज सेवाओं के माध्यम से करते करते आप छात्र राजनीति में आए और छात्र राजनीति से फिर आपने कांग्रेस में प्रवेश किया? तो क्या आपका एजेंडा था कि राजनीति के लिए पहले समाज सेवा करना जरूरी है, और एक कहीं ना कहीं देखा जाता है कि कोई भी समाज सेवी पहले धर्म की राजनीति करता है, धार्मिक कार्य करता है, जनता की सेवा करता है, फिर धीरे से वो कहीं ना कहीं राजनीति प्रवेश कर लेता है? मैं तो एक मध्यम वर्गीय परिवार से था और मुझे तो मालूम ही नहीं थी कि राजनीति क्या होती है। मैं तो धार्मिक आयोजनों से ही, मैंने आपने देखा होगा कि जवाहर नगर का साईं मंदिर है, मैं वहाँ पर गणेश जी की स्थापना करता था। जब मैं छोटा था, 17-16 साल का, तब से मैं स्थापना करता था और वहाँ पे भव्य पैमाने पर मैं गणेश उत्सव मनाता था। जब नीमच में गणेश उत्सव सिर्फ रोडेज बस स्टैंड पर मनता था, तब वहाँ पे गणेश उत्सव की स्थापना हमने करके और उसको बहुत बड़े पैमाने तक हमने गणेश उत्सव मनाया, जिसमें शहर के विभिन्न संगठनों, विभिन्न बड़े बड़े लोगों का समावेश रहता था और हम लोग बहुत धूमधाम से मनाते थे। तब हमें मालूम नहीं था कि हमें राजनीति करनी है या राजनीति में प्रवेश भी करेंगे। उसके बाद मैंने वहाँ से ही समाज सेवा शुरू करी। जब वहाँ पे कई राजनीतिक लोगों से या फिर प्रशासनिक अधिकारियों से जब मेल मिलाप होता था, तो लोगों के काम करने के लिए हम लोग वहाँ से जुड़ते गए। और सौभाग्य की बात रही कि कॉलेज में जब गए तो कॉलेज में भी वहीं से शुरुआत ये हुई कि वहाँ पे भी जब हमने देखा कि छात्र लोग जो परेशान रहते थे, तो जब खून में ही लोगों की सेवा करने का जज्बा था, तो वहाँ हम छात्रों की सेवा करने के साथ जुड़ गए और वहाँ से हमने छात्रों की सेवा करना शुरू करी। तो हमें मालूम नहीं था कि हमें राजनीति करनी है। जैसे जैसे छात्रों की सेवा करते गए, मालूम पड़ा कि कई बसें नहीं रुकती थी, छात्रों की फ़ीस माफ़ करानी रहती थी, लाइब्रेरी में व्यवस्थाएं किताबों को नहीं मिलती थी। तो जब मध्यम वर्गीय ग्रामीण परिवेश के लोग जो वहाँ आते थे, छोटे छोटे बच्चे आते थे, तो हम लोग उनके साथ मिल गए और वहाँ पे हमने शुरुआत करते करते उनकी सेवा का जज्बा उठा दिया। कई बार हमने बसें फोड़ी तो उसके केस भी हमारे पर बने। तो वहाँ से राजनीति की शुरुआत नहीं चाहते हुए भी राजनीति में आ गए। छात्र राजनीति से ही राजनीति की शुरुआत हुई। छात्र राजनीति से ही छात्रों को लगातार उनके कई मामले हों लगातार उठाते रहे कॉलेज में, और छात्र राजनीति करते करते धीरे से कब कांग्रेस में एंट्री हो गई
मालूम ही नहीं पड़ा, ये कहना है योगेश प्रजापति का। मध्यम परिवार से वो आते हैं तो लगातार मध्यम वर्ग, गरीब परिवार के जो छात्र हैं उनकी लगातार सेवा करते रहे, उनके जनहितों के मुद्दे उठाते रहे। देखा जाए कांग्रेस में एक लंबी फौज होती जी। जब नगर पालिका अध्यक्ष और नगर पालिका का चुनाव होता है तो एक एक वार्ड में 10-10 प्रतिनिधि सामने आते हैं। बहुत छोटी उम्र के अंदर आप पहला चुनाव लड़े, हार गए, जब दूसरा चुनाव लड़े, जीत गए, तो दो बार आपको चुनाव लड़ने का मौका मिला और पार्टी ने आपको दो बार विश्वास जताया। क्या लगता है कि पार्टी ने बहुत छोटी उम्र में आपको एक अच्छी बड़ी जिम्मेदारी दी? हाँ, मैं इसके लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं और कांग्रेस संगठन का हमेशा आभारी रहूँगा कि मेरे पीछे कोई बैकग्राउंड नहीं था, मुझे टिकट दिलाने वाला भी कोई नहीं था, मुझे राजनीति में प्रवेश कराने वाला भी कोई नहीं था, मुझे पद देने वाला भी कोई नहीं था। लेकिन मेरी कार्य करने की शैली और मेरा जोश, मेरा जज्बा मुझे कहीं ना कहीं आगे ले जाता गया और वरिष्ठ नेताओं ने मुझ पर विश्वास जताते गए। जब मुझे पहली बार जवाहर नगर से टिकट दिया तो जहाँ पे कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है, आरएसएस की पृष्ठभूमि रही है, वहाँ पे मैंने चुनाव लड़ा और मुझे मात्र 55 वोटों से हार का सामना करना पड़ा। लेकिन हार और जीत से मुझे कोई फ़ायदा नहीं मिलता था, कोई नुकसान नहीं होता था। मैंने कभी हार जीत को इस चीज़ में लिया नहीं। मैंने जिसको जिम्मेदारी मिली थी उसने सही तरह से कार्य नहीं करा तो मैंने उसके खिलाफ भी न्यायालय में जाकर और न्यायालय में मामला चलाया कि ये जनता की सेवा के लिए आए थे, जिस पद पर इन्होंने सेवा नहीं करी तो इनको इस यहाँ से पद से हटाया जाए। शासन ने, प्रशासन ने, जिला न्यायालय ने मेरी बात सुनी और लगभग 1 साल तक मैंने वो लड़ाई लड़ी और जो उस पद के लायक नहीं था मैंने उसको डिस्क्वालीफाइड कराया। उसके बाद दूसरी बार मुझे पुनः कांग्रेस पार्टी ने सेवा का मौका दिया। मेरा वार्ड महिला हो गया था तो पार्टी ने मुझे पासी के नज़दीक के वार्ड शास्त्री नगर, राजीव नगर, गांधीनगर का एरिया जो आता है वहाँ से जिम्मेदारी दी, टिकट दिया। जब लोग कहते थे कि नरेंद्र मोदी की लहर है और नरेंद्र मोदी के सामने वास्तविकता में इस तरह का देश में माहौल था और शहर में भी माहौल था, वहाँ पे मैंने वार्ड नंबर 13 से जिम्मेदारी लेते हुए 1 नंबर से 12 नंबर तक सारे लोग हार रहे थे तो मुझे भी शंका थी कि मोदी जी की लहर में अपन भी नहीं बह जाएँ। लेकिन हमारे कार्य, हमारी कर्तव्यता और जनता का हम पे विश्वास रहा कि मैं दूसरे वार्ड में जाकर लड़ा और वहाँ पे मैं लगभग 200 वोटों से मैंने जीत हासिल करी और जनता ने मुझे विश्वास जताया। मोदी जी की लहर के अंदर सारे कांग्रेस के जनप्रतिनिधि बह गए, लेकिन योगेश प्रजापति ने मोदी की लहर के अंदर अपने वार्ड में कांग्रेस का झंडा गाड़ दिया। विश्वास जताया वार्ड के लोगों ने जी। हम बात करेंगे प्रदेश की और जिले की। 20 सालों से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 12 महीने कमलनाथ सरकार को छोड़ दें तो क्या लगता है देश और हमारे ज़िले में कुछ विकास हुआ है? अब यहाँ पे किसी पार्टी के खिलाफ बोलना या वो मैं नहीं समझता हूँ, लेकिन वास्तविकता में देखोगे आप कि अभी देश हो या शहर हो या ज़िला हो, राजनीति का सिस्टम चेंज हो गया है। लोग पहले विकास को राजनीति समझते थे, लेकिन आजकल जो है धर्म को राजनीति समझा जाने लगा है और इसी कारण जनता उस भावना में बहती जा रही है और इसका खामियाजा हम लोगों को भुगतना पड़ रहा है कि आप देखेंगे कि पिछले 20 सालों से लगभग मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मात्र आप 12 महीनों को छोड़ दें तो भारतीय जनता पार्टी के 20 सालों के अंदर जिस तरह से विकास होना था, आप देखोगे कि शहर को तो कुछ भी नहीं मिला है। आप शहर नीमच ज़िले के मतलब ये कहे कि बड़ा दुर्भाग्य रहा है कि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की पिछले 20 सालों से विधायक रहे हैं और 20 सालों के अंदर नीमच जिस तरह से गड्ढे में गया है ये नहीं कहना चाहिए, लेकिन इन जनप्रतिनिधियों के लिए भी शर्म की बात है। आप देखोगे कि यहाँ पर पिछले 15 सालों से भारतीय जनता पार्टी के विधायक दिलीप सिंह जी परियार है, उससे पहले माननीय खुमान सिंह जी शिवाजी रहे, लेकिन आप देखोगे कि नीमच को कुछ भी नहीं मिला। नीमच आज कहाँ से कहाँ पहुँचना था। मंदसौर में भी भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग रहे हैं, लेकिन मंदसौर के मामले में फिर भी विकास हुआ है। नीमच धरातल स्तर पर बिल्कुल शून्य रहा है और ज़्यादा देखा जाए तो गड्ढे में गिरा है। आप पिछले 20 सालों के पहले का रिकॉर्ड देखोगे तो आप देखोगे कि नीमच को कई योजनाएं मिली थी। नीमच में जो देखोगे आप, चाहे सीताराम जाजू जी का बांध हो, हड़किया खाल, जिसका पानी आज तक भी पी रहे थे। हड़किया खाल जब बना था, जब उसके 20 साल की मियाद के हिसाब से बना था, लेकिन 70 साल होने आए, हम आज भी देखेंगे कि पानी के लिए नीमच की जनता 25 सालों से 30 सालों से हड़किया खाल का पानी पी रही है। इससे पहले भी हड़किया खाल के डैम से ही पानी पिया जाता था। तो यहाँ पे इन लोगों ने क्या करा, हमें आज ये होना था कि 20 सालों के अंदर
हमारे पास जो गांधी सागर बांध है उसकी लाइन बिछ जानी थी, जनता को पानी मिलना था, लेकिन वो इन नाकाम जनप्रतिनिधियों की वजह से हमें नहीं मिल पाया। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार है और जिले के अंदर विधानसभा में तीनों जो विधानसभाएं हैं हमारी भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, लेकिन जिले में कोई विकास नहीं हुआ। हम बात करेंगे, आप कह रहे हैं कि जिले में कोई विकास नहीं हुआ। आप नगर पालिका पार्षद थे, नगर पालिका की बात करते हैं, नगर पालिका परिषद बीजेपी का था, बहुमत बीजेपी का था, आप विपक्ष में थे। बिल्कुल। तो लगातार आपने जनता की आवाज़ क्यों नहीं उठाई? हम देखते हैं नीमच नगर पालिका के हम विकास की हम बात करें तो क्या नीमच नगर पालिका में विकास हुआ है? हाँ, ये सही बात है कि पहली बार नीमच ज़िले में देखने में आएगा, नीमच शहर नगर पालिका जो है भारतीय जनता पार्टी की बनी। भारतीय जनता पार्टी की नीमच नगर पालिका तो बनी, साथ में मध्य प्रदेश में सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की थी और देश में सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की थी। इसका फ़ायदा ये मिला कि भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर पैसा बहुत आया, लेकिन पैसा बहुत आया ये सौभाग्य की बात है, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि उस पैसे का किस तरह से दुरुपयोग और भ्रष्टाचार के अंदर होकर और किस तरह से बाँटाई हुई है ये आप सोच भी नहीं सकते। कि 65 करोड़ की सीवर योजना थी, उसमें बंदरबाट इस तरह से हुई कि स्थानीय नगर पालिका अध्यक्ष ने लेकर, विधायक ने लेकर, सांसद ने लेकर, तीनों ने सिर्फ बंदरबाट करी। इसका खामियाजा ये हो कि शहर की जनता को सीवरेज का फ़ायदा नहीं मिला। 65 करोड़ की योजना सिर्फ एक गड्ढे में चली गई। आज लोगों को उसमें फ़ायदा नहीं मिलने की वजह से बदबू आ रही है। लोग वापस पूरी कंप्लीट होने से पहले ही पाइप निकाल के फेंक दिए। इस पर तो इन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज होना चाहिए, लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है कि शहर की जनता चुप रहने का खामियाजा शहर की जनता को ही भोगना पड़ता है। उसके साथ आप देखोगे कि शहर में 50 करोड़ की पाइपलाइन योजना हुई। योजना जो है पूर्व तत्कालिक नगर पालिका जो कांग्रेस की थी उस टाइम योजना का स्वीकार हो गया था और उसके काम चालू हो गया था, लेकिन उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई, काम इनके शासन में हुआ। आप पूर्व में जो मीनाक्षी नटराजन थी, जब केंद्र में सरकार कांग्रेस की थी, यूपी की सरकार थी, तो हमें 18 करोड़ रुपए वहाँ से मिल गए थे पाइपलाइन के, और उसके बाद 35 करोड़ रुपए के लगभग भारतीय जनता पार्टी के टाइम पे काम चालू हो गया था। लेकिन ये देखिए कि हम खुद परिषद में थे, हमारी परिषद में प्रस्ताव पास हुआ था कि इस योजना से हर घर में पानी मिलेगा, और पानी मिलेगा तो पानी जो है सुबह शाम मिलेगा। हर घर में पानी जो है 21 फीट तक पानी पहुँचेगा और गंदा पानी बिल्कुल नहीं मिलेगा। लेकिन इन जनप्रतिनिधियों की नाकामियों की वजह से आज वापस से वही गड्ढे के अंदर पानी भरना पड़ रहा है, मटमिला पानी पीना पड़ रहा है और गंदा पानी लोगों को पीना पड़ रहा है, और टाइम टेबल कुछ भी नहीं है। आप देखोगे पानी जो है किसी को 7 बजे मिलना चाहिए, शाम को 7 बजे मिलता है, किसी को 10 बजे मिलना चाहिए जो रात को 10 बजे तक मिलता है, कई बार तो 2-2, 3-3 दिन तक हो जाते हैं। तो एक तरह से भ्रष्टाचार हुआ है। योजना का अमली जामा जिस तरह से पिलाना चाहिए था वो नहीं पिला पाए। इन नगर पालिका के जनप्रतिनिधि और विधायक और सांसद की नाकामी की वजह से शहर की जनता का 150 करोड़ रुपए के गड्ढे में डूब गया है। नीमच नगर पालिका को एक बड़ा बजट मिला था, करोड़ों का बजट मिला था, चाहे सीवरेज प्लांट की बात हो या अमृत योजना की। करोड़ों रुपए का विकास के नाम पे बजट पास हुआ, लेकिन बंदरबाट के चलते ये सब योजनाएं फेल हो गई। ये कहना है योगेश जी प्रजापति का। आपने कहा कि करोड़ों रुपए की योजना का विकास के नाम पे पैसा आया जी, आया, और बंदरबाट भी। उस परिषद के पार्षद आप भी थे, क्या लगता है उस बंदरबाट में आपका भी हिस्सा था? आपने बहुत अच्छी बात बोली कि हम उस परिषद के हिस्से थे। जहाँ पे जनता विपक्ष देती है तो विपक्ष हमेशा बराबर की संख्या में रह जाता है या 40-60 का रेशो हो जाता है। हम विपक्ष में नाम मात्र का विपक्ष था। 33 पार्षद भाजपा के थे, 7 पार्षद कांग्रेस के थे। हम लोगों ने जिस तरह से आवाज़ उठाई, मैं नहीं मानता कि भारतीय जनता पार्टी का भी विपक्ष रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लोग भी मिलकर चलते थे, लेकिन हम लोगों ने हमेशा जनता की आवाज़ उठाई है। और एक भी परिषद ऐसी नहीं होती थी जिस परिषद में हम जनता की आवाज़ नहीं उठाएं और जनता बिना उसके परिषद, बिना हल्ले के परिषद निपट जाए। हमेशा हम आवाज़ उठाते थे। हमने हमेशा आवाज़ उठाई कि जो जनता का जो पैसा आ रहा है ये आपका पैसा नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का पैसा नहीं, ये जनता जो टैक्स भरती है, जनता जो अपना खून पसीने से देती है, उसका पैसा है। इसको सही तरह से इस योजना को अमल में अपनाना चाहिए। जनता को पैसे का दुरुपयोग नहीं हो, इसलिए आप पाइपलाइन के ध्यान रखें। लेकिन उन्होंने क्या करा कि कहीं पे पाइपलाइन कहीं से भी निकाल दी, कहीं पे भी डाल दी, कहीं पे उसको जो इसके इंजीनियर थे, इस इंजीनियरों के खिलाफ भी मामला दर्ज होना चाहिए कि उन्होंने बिल्कुल ध्यान नहीं रखा, सिर्फ कमीशन लेने के ऊपर ही रहे। इनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का दबाव रहा कि इन्होंने लाइन की तरफ ध्यान नहीं दिया। लाइन जो है एक जिस तरह से डलनी चाहिए उस तरह से डली, कहीं पे ऊंची डल गई, कहीं से नीचे डल गई। आज देखिए कि रोज़ लाइनें फूट रही है।
इसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। हम लोग परिषद में थे, हमने आवाज़ उठाई कि आप 21 फीट पानी कब पहुँचाएंगे, लेकिन हमेशा परिषद में नगरपालिका अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने हो हंगामा करके इस बात को दबाया 21 फीट पानी पहुँचना चाहिए। इस बात का उनको मतलब नहीं था, बस परिषद चलने दो, फटाफट प्रस्ताव पास करो, कमीशन किस तरह से बटेगा। भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों में पैसा बढ़ता था और वो हम लोगों पे दबाव बनाते थे, लेकिन हम लोग उसके बाद में डरते थे। हमने हमेशा लड़ाई लड़ी और 7 पार्षद विपक्ष के होने के बावजूद भी हमने परिषद में इस मामले उठाया, लेकिन बहुमत इनका होने की वजह से ये एजेंडे में कुछ भी लिख देते थे और काम कर लेते थे। परिषद में बहुमत और विपक्ष कमज़ोर होने के चलते लगातार जनता की आवाज़ उठाते रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का बहुमत के चलते विपक्ष की बात नहीं सुनी गई। योगी जी ने तो ये तक कह दिया कि जो करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है उस मामले की जांच होनी चाहिए और जिम्मेदार अधिकारी और जनप्रतिनिधियों के खिलाफ FIR दर्ज होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। आपने कहा FIR दर्ज होना चाहिए, तो जब आप परिषद में थे, 7 पार्षद थे, तो सड़कों पर क्यों नहीं बैठ गए आप? क्यों नहीं नगर पालिका घेराव कर दिया? क्यों नहीं आपके बड़े जो जनप्रतिनिधि हैं, जो आपके कांग्रेस के संगठन के लोग हैं, उनके सामने बात क्यों नहीं रखी? क्यों नहीं बात को लेकर नगर पालिका के परिषद से लेकर सड़कों तक लिया है? देखो, ये बात सही बात है कि सड़कों पे लाना चाहिए। तो आप देखेंगे कि हमने रोडों के मामले में सड़कों पे बैठे थे। बड़ी बारिश आ रही थी जब हम फव्वारा चौक पर सड़कों पे बैठे थे। आप देखोगे कि पूर्व परिषद के अंदर सड़कों पे हम बैठे तो मामला उठा कि एक रोड सीमेंट की बनाई, सीमेंट की रोड पे भ्रष्टाचार हुआ तो उस पर डामर कर दिया गया, और जिसका शिकायत हमने प्रदेश स्तर तक करी और उसकी जांच भी हुई, लेकिन जांच होने के बाद उसको किस तरह से लिपापोती की जाती है। आप देखोगे कई मामलों में नगर पालिका में शिकायतें तो हम लोकायुक्त तक करते हैं, लेकिन शिकायतों में कुछ शिकायतें ही होती है जिस पे हमें सफलता मिलती है, बाकी शिकायतों में लिपापोती हो जाती है। कारण ये है कि बहुमत भाजपा का है, भ्रष्टाचार करने वाले लोग भाजपा के हैं। तो हमारा महादबजादा स्विमिंग पूल के मामले में भी हमने कई मामले उठाए थे, हमने सड़कों के मामले में भी उठाए थे, हमने भूमाफियाओं के मामले में भी उठाए थे, लेकिन इनका बहुमत होने की वजह से और दूसरी बात ये भी मैं मानूंगा कि कांग्रेस के बड़े संगठन ने हम पर इस बात को ज़्यादा ध्यान इसलिए नहीं दिया कि कांग्रेस में भी कहीं ना कहीं गुटबाजी होने का हमें नुकसान होता था। लेकिन हम लोग कांग्रेस और भाजपा की लड़ाई लड़ने नहीं गए थे वहाँ पे, हम जनता की लड़ाई लड़ने गए थे वहाँ पे। हमने जनता की आवाज़ उठानी थी। हमें ये नहीं बोला गया था कि आपको कांग्रेस और भाजपा की लड़ाई लड़नी वहाँ पे। हमें इसलिए भेजा गया था, जनता ने इसलिए भेजा था कि आप किस तरह से शहर की ज़मीनों को बचाओगे, आप किस तरह से शहर के लोगों को पानी की सुविधा दिलाओगे, किस तरह से आप सीवर की योजना जो है, ऐसी योजनाओं के लिए हमें जनता के लिए भेजा था। तो हम कोशिश ये करते थे कि हम भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से उठकर जनता की सेवा किस तरह से कर सके, उसकी लड़ाई किस तरह से लड़ सके, इसकी कोशिश हमेशा हमें करते रहते थे। परिषद में बहुमत कम था, 7 पार्षद थे, लेकिन कांग्रेस के बड़े नेताओं का संगठन का सहयोग नहीं मिला। कहीं ना कहीं कांग्रेस की गुटबाजी के चलते बड़े जिम्मेदार संगठन का सहयोग नहीं मिलने के चलते कहीं ना कहीं विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पाए। तो क्या लगता है कि अभी आपने एक बात कही कि प्रदेश के साथ जिला संगठन के अंदर भी, कांग्रेस के अंदर भी क्या गुटबाजी दिखती है? संगठन के जो बड़े लीडर हैं, जो पूर्व विधायक रहे या अध्यक्ष रहे या जो वर्तमान में जो जिन पदों पर बैठे हैं, क्या कांग्रेस में भी आपस में तालमेल नहीं बैठ पा रहा है? इस चक्कर भी कहीं ना कहीं कांग्रेस का लोगों के प्रति रुझान कम हो रहा है और लगातार कांग्रेस को हार का मुँह देखना पड़ रहा है। देखो, कांग्रेस को हार का मुँह देखना पड़ रहा है, ये भी सही बात है। उसका कारण ये कहीं ना कहीं ऊपरी संगठन जो है इस बात को ध्यान रखता है कि वो सर्वे कराता है। जब टिकट की बंदरबाट होती है तो टिकट में कहीं ना कहीं लगता है कि वो आंतरिक सर्वे और जो वास्तविकता में जीतने वाले लोग हैं उनमें कहीं ना कहीं हाथ नहीं रखते हैं, या इस बात को कहता है कि नीमच की इससे निचले स्तर की गुटबाजी की वजह से भी जनप्रतिनिधियों को हार का मुंह देखना पड़ता है। इस बात से तरोत्कार नहीं है, इस तरह से अपन मना नहीं कर सकते कि ऐसा नहीं होता, ऐसा होता है। लेकिन इससे बड़ी चीज़ ये होती है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनती है तो बरगलाया जाता है, किस तरह से खरीद फरोख्त हो जाती है। सरकार तो कांग्रेस की बन चुकी थी, आपने देखा कि अभी भी सरकार कांग्रेस की बन चुकी थी। ऐसा नहीं कि जनता ने उनको मैंडेट नहीं दिया था, सरकार को कांग्रेस को जनता ने मैंडेट दिया था। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए कि नोटों की जो खेल हुआ है उसके कारण सरकार गिर गई। तो आज जनता के तो मुंह पे इन्होंने तमाचा मारा है। जनता ने भारतीय जनता पार्टी को नकार दिया था 15 साल के बाद में, शिवराज सिंह की सरकार को नकार दिया था और कमलनाथ जी की सरकार को पसंद करा। और आप 15 महीनों के अंदर देखिए कमलनाथ जी की सरकार ने कुछ इतने अच्छे काम करे हैं कि जनता आज भी कमलनाथ जी के कार्यों को पसंद कर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं गुटबाजी होने की वजह से या आपसे तालमेल नहीं होने की वजह से नुकसान आम कार्यकर्ता को भुगतना पड़ता है। आम कार्यकर्ता जो छोटा कार्यकर्ता होता है उसको गुटबाजी से कोई मतलब नहीं होता है, वो पार्टी की सेवा करना चाहता है, वो पार्टी के लिए आता है।
लेकिन बड़े नेताओं की गुटबाजी का शिकार आम छोटा कार्यकर्ता को भुगतना पड़ता है, इससे हम मना नहीं कर सकते। चाहे प्रदेश हो चाहे जिला संगठन हो, कांग्रेस की जो गुटबाजी के चलते कांग्रेस के छोटे कार्यकर्ता से लेकर पार्षद तकों को या बड़े नेताओं की कहीं ना कहीं गुटबाजी के लगते कांग्रेस को लगातार इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। छोटे कार्यकर्ताओं की बात संगठन नहीं सुनता। आपने कहा कि जिले के अंदर भी गुटबाजी है, नेताओं के अंदर गुटबाजी है, तो इस गुटबाजी के चलते आने वाले नगरपालिका के चुनाव है, जिला पंचायत के चुनाव है, विधानसभा के चुनाव है, तो ऐसा लगता है कि आने वाले युवाओं को मौका मिलेगा क्या, वही इमारतों को फिर चुना जाएगा? देखो, ये काम वैसे प्रदेश स्तर का और राष्ट्रीय स्तर की संगठन बॉडी का होता है कि इसको किसको चुनना है, लेकिन वास्तविकता में युवाओं को मौका देना चाहिए। आप देखोगे कि विपक्ष की पार्टी में भी युवाओं को कहीं ना कहीं मौका दिया जाता है तो उसका रिजल्ट अच्छा आता है। अब अभी वर्तमान में देखोगे कि आप युवा जो है, आजकल के युवा वो ज़मीनी स्तर के युवा कम रह गए हैं, शाइनिंग वाले युवा ज़्यादा रह गए हैं। आज हम लोग जब कॉलेज जाते थे तो हम सुबह 9 बजे निकलते थे और शाम को 4 बजे तक आते थे। हम वहाँ पे हमारे को जुनून ऐसा होता था कि छात्रों की किस तरह से सेवा करनी है, कोई भी छात्र हमसे नहीं टूट जाए और सामने वाली पार्टी से नहीं मिल जाए या फिर दूसरे विपक्षी लोगों से मिल जाए, किस तरह से उसका काम करना है, ऐसा जुनून हम में हुआ करता था। हम ऐसा काम करते थे वहाँ पे, और एक कचौरी खाते थे और काम पे लग जाते थे कि यार नहीं यार, अपने को घर नहीं जाना, घर जाएंगे तो वापस कौन आएगा यार, 4 बजे तक कॉलेज चल रहा है, अभी कॉमर्स किए बाद में साइंस के स्टूडेंट आएंगे, तो सब लोगों की सेवा करने का एक जुनून हुआ था। आजकल वो जुनून नहीं है। दोनों ही पार्टी में आजकल आप देखोगे सफ़ेद कलर के कुर्ते पजामे, शाइनिंग वाले कपड़े, कारों का चलन ज़्यादा हो गया है। ज़मीनी स्तर पर कोई भी युवा काम करने वाला आपको बहुत कम मिलेगा दोनों ही पार्टी में। और जितने भी युवा अभी वर्तमान में दोनों पार्टियों में देखोगे आप, तो इनका बैकग्राउंड कहीं ना कहीं इनके पूर्वजों का, इनके बाप दादाओं का है, इस वजह से भी इनको फ़ायदा मिलता है। आज हम लोग जो हैं, कई लोग हमारे जैसे आते हैं, वो लोग पिछड़ इसलिए जाते हैं कि हमारे पीछे बैकग्राउंड नहीं है। हमारे पूर्वज या हमारे पिताजी कह लो या हमारे दादाजी कह लो, वो कहीं ना कहीं लैंड ऑन नहीं होने की वजह से या राजनीतिक पृष्ठभूमि से नहीं आने की वजह से हमें इसका हमियाजा भुगतना पड़ता है। लेकिन ये एक चलन है, अब पार्टी का सबका अपना अपना सोचना अलग रहता है, लेकिन ये इसका दुख हमें रहता है कि यार हमारे भी कहीं ना कहीं ऊपर आका मौला होते और हमारे पास भी गाड़ी घोड़ों का चलन होता तो हमें उसका फ़ायदा मिल जाता, लेकिन हमें इसका मलाल नहीं है। क्यों? क्योंकि राजनीति में हमने सोचा है कि जितना अपने को सेवा हो रही है, जितना हमें मिल रहा है, उससे हम संतुष्टता अपनाएंगे तो ही ठीक रहेगा। जनता की सेवा करने के लिए कहीं पद या नहीं चाहिए। इन लोगों में, युवाओं में देखोगे आपके ना, जनता की सेवा कम और दिखावटी ज़्यादा है। बहुत बड़ी बात कह दी है युवा नेता योगेश जी प्रजापति ने। इन्होंने साफ कहा है कि अब कांग्रेस के अंदर, राजनीति के अंदर शाइनिंग वाले युवाओं की एंट्री, कांग्रेस और भाजपा दोनों की बात कर रहा हूँ मैं। इन्होंने कहा है कि कहीं ना कहीं राजनीति के अंदर शाइनिंग वाले युवाओं की एंट्री हो गई है। जिनके पास गाड़ी हो, पैसा हो, अब वही राजनीति करता हो, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस। मध्यम परिवार को राजनीति करने का हक नहीं रहा, क्योंकि अगर आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि राजनीति में मजबूत रही तो आप राजनीति कर सकते हो, नहीं तो कई रोड़े आपकी राजनीति में सामने आएंगे। आपने कहा कि शाइनिंग वाले नेताओं की राजनीति में एंट्री हो गई, तो आपका भी कुर्ता शाइनिंग मार रहा है। और क्या लगता है कि आपने बोल ही दिया ना कि लगता है कि मतलब कांग्रेस के अंदर अगर पैसा होगा, नोट के बंडल होंगे तो ही टिकट मिलेगा, तो ही राजनीति कर पाओगे आप, नहीं तो सिर्फ एक कार्यकर्ता बनकर रह जाओगे पार्टी के। देखो, ज़रूरी नहीं कि नोट के बंडल पर ही टिकट मिले। मैंने बोला कि शाइनिंग वाले मतलब या तो ऊंची अप्रोच रहे या नोट के बंडल रहे। नोट के बंडल कम रहता, ऊंची पहुंच ज़्यादा महत्वपूर्ण रहती है। कांग्रेस में कभी भी टिकट एकाध अपवाद एक दो हो सकते हैं कि वो नोट के बंडल की बात करें, लेकिन नोट के बंडल पर पार्टी अगर टिकट देती तो 70 सालों में आज है ना, नोट के बंडल वाले टाटा, बिरला, ये लोग ही राजनीति में होते, आम आदमी राजनीति में प्रवेश नहीं कर पाता। ये कांग्रेस की अच्छी सोच रही है, 70 सालों का ही रहा कि लोकतंत्र के अंदर हर व्यक्ति को मौका मिलता था, गरीब व्यक्ति को आगे लाने का, भी पंचायती राज हो या राजीव गांधी की। लेकिन ये धीरे धीरे आते आते इन लोगों ने, जो नए नेता आ गए, उन लोगों ने इस चीज़ को भुला दिया है। नहीं तो लोकतंत्र के अंदर हर व्यक्ति को अधिकार था। आपने बोला शाइनिंग वाला कुर्ता, तो यही तो मैं बता रहा हूँ कि हम एक गरीब व्यक्ति या एक मिडिल क्लास व्यक्ति को कपड़े पहनने का भी अधिकार नहीं है क्या? बस वो उन्होंने पहने, तो कभी आपने इस बात में नहीं कहा कि यार इन्होंने शाइनिंग वाला कुर्ता क्योंकि हम लोग कभी कभी पहनते हैं, या फिर कभी कभी हम लोग इस चीज़ों में नहीं जाते दिखावे पे कि यार है ना कुर्ता पहनेंगे तो ही नेता कहलाएंगे। हम लोग जब निकलते हैं तो सुबह लोअर टी शर्ट में निकलते हैं हम, 12 बज जाती है हमारे को। नगरपालिका का चुनाव आ गया है,
नगर पालिका का चुनाव आ गया है, शाइनिंग वाले कुर्ते फिर बाहर आ गए हैं। ऐसे में उम्मीदवारों की लंबी लिस्ट है, कांग्रेस में गुटबाजी है, तो क्या लगता है कि आपको फिर मौका मिलेगा? देखो, ये पार्टी का मामला है, हमारा काम है सेवा करना। मैंने कभी भी ये नहीं बोला कि मुझे मौका मिलेगा तो ही सेवा करूँगा। मैं नगर पालिका की लड़ाई भी पिछले 15 सालों से लड़ता हूँ। मैं इससे 5 साल अभी पार्षद रहा। इससे पहले भी देखोगे कि आप कई बेचारे छोटे गुमटी धारक हो या फेरी वाले हो, जिसको कहीं ना कहीं छोटे तबका जिसकी अप्रोच नहीं होती थी, या भारतीय जनता पार्टी या पार्टियों से तालमेल नहीं होता था, उन लोगों के साथ पक्षपात किया जाता था, उनको हटा दिया जाता था। हमेशा उनकी लड़ाई लड़ने के लिए आगे गया। नगर पालिका में आप देखोगे कि चाहे वो मकान के मामले में हो या किसी भी मामले में हो, मैंने लड़ाई लड़ने के लिए गया। मैंने ये नहीं देखा कि मुझे पद पे रहे थे। अभी पद से हटे हुए हमारे को लगभग 2 साल होने आए हैं, लेकिन आप देखोगे कि 2 साल होने आए जो 40 पार्षद थे, उसमें से आप देखोगे कि 35 पार्षदों को आपको नज़र भी नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि उनका उद्देश्य सिर्फ पार्षद बन के आए और चले गए। हमारा उद्देश्य पार्षद बनना नहीं था, हमारा उद्देश्य आज भी वही है, सेवा करना। तो हम आज भी उस तरह से निकलते हैं। जब सुबह किसी का फ़ोन आया था 8 बजे, तो उस टाइम हम 8 बजे उसके पास पहुंच जाते हैं। उसकी लड़ाई अभी आप देखोगे कि दिवाली के टाइम ही बेचारे जो बरसों से यहाँ पर फेरी लगाकर बेचारे जो परमल बेचते हैं, खिलौने बेचते हैं, दीपक बेचते हैं या छोटी छोटी चीज़ें जो बेचते हैं, उन लोगों को माननीय विधायक महोदय, भारतीय जनता पार्टी के लोग और सीएमओ ने हटाने का कह दिया था, उनको दशहरा मैदान में शिफ्ट करने का कह दिया था। उन लोगों ने मुझे फ़ोन लगाया धनतेरस के दिन सुबह, मैं गया वहाँ पे धनतेरस के एक दिन पहले, और उन लोगों की लड़ाई लड़ी। और मैंने कहा कि ये तब उठेंगे, यहाँ पर मैं चाहे लेट जाऊँगा, इनको नहीं जान दूँगा, ये यहीं करेंगे, क्योंकि ये यहाँ से जब व्यापार करते हैं तो अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं और ये साल भर का अपना रोजी रोटी इकट्ठी करते हैं। इन लोगों के साथ में करना है तो आप उन बड़े बड़े लोगों को हटाइए ना। कभी किसी एक बड़े लोगों की आपने सीढ़ी भी नहीं तोड़ पाते, सिर्फ आप ले दौड़ के सिर्फ गरीब लोगों की। तो हम लोग है ना, कभी राजनीति करते तो ये सोच ही नहीं करते कि हमें पद मिलेगा तो ही करेंगे। जनता की सेवा लगातार कर रहे हैं, परिषद का कार्यकाल खत्म हो गया, फिर भी 2 सालों से लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं। सेवा का तो माध्यम है, बात तो यारी कि अब योगेश जी को नगर पालिका अध्यक्ष दावेदारी करनी है, तो इसलिए लगातार वो जनता के बीच जा रहे हैं और अपना जो पृष्ठभूमि है राजनीति को छोड़ नहीं रहे हैं, क्योंकि अब वो नगर पालिका अध्यक्ष की दौड़ में आ गए। देखो, टिकट मांगना हर व्यक्ति का अधिकार होता है और वो हमारा भी अधिकार है। नगर पालिका अध्यक्ष की सोच भी रखते हैं कि नहीं, नगर पालिका अध्यक्ष भी रहें, जिला कांग्रेस में भी रहें, कहीं ना कहीं आगे भी बढ़ें। ये तो आदमी में लालसा रहती है कि यार क्यों, क्योंकि हम जब छोटी जगह हैं तो छोटी सेवा कर रहे हैं। हो सकता है कि अपने को बड़ा पद मिल जाए तो अपने जो सपने हैं कि यार जनता की किस तरह से सेवा करनी है और आगे तक करें, तो ये होना चाहिए। हर व्यक्ति का अधिकार है। चाहे ये हम ऐसा नहीं कि गरीब आदमी का अधिकार नहीं कि वो नगर पालिका अध्यक्ष नहीं बन सकता, सिर्फ अमीर आदमी बन सकता है या बड़ा आदमी बन सकता है। हमारी भी इच्छा है कि हम नगर पालिका अध्यक्ष बने, और इसके लिए ये ज़रूरी नहीं कि हम पद लेकर ही करेंगे। अगर पार्टी ने सेवा मौका दिया तो हम नगर पालिका अध्यक्ष की सेवा करेंगे, नहीं दिया तो जो चल रहा है वो चल रहा है। जैसे कि आपने कहा कि राजनीति में शाइनिंग वाले नेताओं की एंट्री हो गई है, नोटों के बंडल, गाड़ी घोड़े की एंट्री हो गई है, तो आप तो मध्यम परिवार से आते, तो ऐसा जब नगर पालिका अध्यक्ष की दावेदारी आप करेंगे तो लगता नहीं कि आप कांग्रेस पार्टी के अंदर एक मजबूत दावेदारी आप कर रहे हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं आपकी जो बात आती है कि नोटों के बंडलों पर टिकट मिलता है, तो ऐसे में टिकट कैसे पाएंगे? देखो, मैंने पहले भी कहा कि नोटों के बंडल पर ही टिकट मिलता है, कांग्रेस में ऐसा नहीं है। मैंने बोला कि ऊंची पहुंच भी होना ज़रूरी है। हम लोग ज़मीनी स्तर पर सेवा करते हैं, संगठन के सारे लोगों को मालूम है, और मैंने कभी भी गुटबाजी को ज़्यादा, मैंने कभी ये नहीं रहा कि मैं गुट विशेष से रहा हूँ। मैं हमेशा पार्टी की सेवा करने में रहा हूँ। अगर पार्टी के लोगों को लगता है कि अच्छे व्यक्ति है, जनता की सेवा करते हैं, निम्न स्तर के व्यक्ति को मौका मिलना चाहिए, तो हम टिकट मांगेंगे। अगर पार्टी ने टिकट दिया तो सेवा करेंगे, नहीं तो वही ऊंची अप्रोच वाले और बड़े लोगों को टिकट दिया तो कोई बात नहीं। पार्टी का जो अधिकार, सर्वाधिकार है, पार्टी जो फैसला करेगी उसको तो मानना ही है। लेकिन मेरा यही कहना है कि पार्टी को हमेशा ही बड़े लोगों की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। जो ज़मीनी स्तर पे काम करने वाले लोग हैं उन लोगों पर भी ध्यान देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो है ना गाड़ी घोड़े या फिर बड़े लोग जो है ना जिसकी ऊंची पहुंच हो वो लोग ही सेवा कर पाते हैं। आप देखोगे कि नीमच का इतिहास रहा है कि नीमच ने कभी भी किसी विशेष व्यक्तित्व को महत्व नहीं दिया है। नीमच हमेशा व्यक्ति को परखता है। मैंने अभी भी कहा था कि नरेंद्र मोदी की लहर में भी हम जीते हैं, तो इसका मतलब, और दूसरे वार्ड से जाके जीते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि जनता ध्यान रखती है। तो जिस तरह से जनता ध्यान रखती है उस तरह से नेता लोग भी ध्यान रखते हैं। और आप जैसे मीडिया के लोगों के मार्फत भी हम हमेशा अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करते हैं। फिर बाकी जो फैसला पार्टी का होता है उसको स्वीकार करते हैं। पार्टी का जो फैसला होगा उसको स्वीकार करके ही जनता की सेवा के बीच आएंगे, और पार्टी ने अगर मौका दिया तो फिर एक बार चुनाव लड़ा जाएगा।
थोड़ा सा हम बात करेंगे नगर पालिका की। नीमच की सड़कों की हम बात करेंगे। चारों तरफ धूल भरे गुब्बारे हैं, सड़कों में गड्ढे हैं, गड्ढों में सड़क हैं। इतनी दयनीय स्थिति है नीमच शहरी क्षेत्र की, लेकिन आप पार्षद हैं, ये आवाज़ क्यों नहीं उठाते आप विपक्ष में बैठे। आपने बहुत अच्छी बात कही। मैंने इस मामले में कल ही सीएमओ से मुलाकात करी थी और सीएमओ से लगभग मेरी आधे घंटे पौन घंटे तक चर्चा हुई थी। उसमें सड़कों के मामले में भी चर्चा हुई थी कि मैंने कहा सड़कें आप बनाते हो, आपका नियम कानून क्या है। जो पूर्व परिषद के टाइम के पास प्रस्ताव है वो भी अभी तक काम नहीं हुए हैं। 2 साल हो गए हैं। मेरे वार्ड के कम से कम 1 करोड़ के काम बाकी पड़े हैं अभी, जिसके अंदर आपको गांधीनगर का पूरा डामरीकरण होना बाकी है, पीछे सीसी रोड होना बाकी है, बगीचा नंबर 5 में सीसी रोड होना बाकी है, सामुदायिक भवन बाकी है। आप लोग जब सीएमओ बैठे हो, सिर्फ आप कमीशन का खेल मत करो, आप विधायक की चापलूसी करने के लिए मत रहो। आप आपको जनता की सेवा के लिए सरकार ने यहाँ भेजा है। आप देखिए कहाँ काम हो रहा है। आप देखोगे कि आप हर घर कहीं से भी निकल जाओ, आपको धूल भरी सड़कें मिलेगी। उसका कारण ये है कि पूर्व परिषद में सड़कों की तरफ ध्यान नहीं रखा है। भारतीय जनता पार्टी के पार्षद या भारतीय जनता पार्टी के ठेकेदार बन गए। वो करोड़ों रुपए का बजट जो था वो सिर्फ धूल में मिल गया। आज सारे 3 सालों के अंदर सारे रोड धूल में मिल चुके हैं। 3 सालों के अंदर करोड़ों रुपए का विनाश हुआ है। उसके अलावा भी मैं कहूँगा कि आप चाहे इस पे इंडस्ट्री वाले रोड पे चल जाएं, आप चाहे इस पे मऊ रोड वाले रोड पे चल जाएं, आप रेलवे स्टेशन वाले रोड पे चल जाएं, आप किधर भी जाओगे तो आपको गड्ढे ही मिलेंगे, सड़कें मिलेगी नहीं। इसका एकमात्र कारण है कि जनप्रतिनिधियों की कुंभकर्णी नींद। हमारे यहाँ के विधायक साहब हो, इनको सिर्फ सांसद हो, इनको सिर्फ भाषण बहुत अच्छे दिन आते हैं। भाषण में देखोगे कि आप पीर चढ़नी चाहिए, भाषण अच्छे देंगे, लेकिन आप ये देखोगे कि वो ज़मीनी स्तर पर वो काम नहीं करते हैं। वो लोग ये नहीं कहते। आप बताइए नीमच में क्या मिला है। आप देखिए कि एक मेडिकल कॉलेज जैसी लड़ाई जो है प्रदेश स्तर तक अभी हल नहीं हुआ है, जबकि कमलनाथ जी के पास में यहाँ के तीनों विधायक बीजेपी के थे। यहाँ पर कांग्रेस का कोई विधायक नहीं था, लेकिन कांग्रेस का मैंडेट यहाँ पे गया, पत्रकार संघ गया और कमलनाथ जी के पास जाके बोला कि नीमच को मेडिकल कॉलेज मिलना चाहिए। उन्होंने 1 मिनट में सैंक्शन कर दिया और नीमच की सौगात मिल गई आज। लेकिन उसको ये अभी तक सिर्फ ज़मीनी लड़ाई लड़ रहे हैं। उधर माननीय मंत्री जी कहते हैं कि ये इधर जाएगा, विधायक जी कहते हैं इधर जाता है। ये इनकी लड़ाई मेडिकल कॉलेज के लिए नहीं, इनकी लड़ाई ज़मीनों के लिए है कि किसकी तरफ जाएगा तो ज़मीनों का भाव बढ़ेंगे। क्योंकि इन विधायकों ने, मंत्रियों ने सबने जगह ले रखी है। वो मेडिकल कॉलेज जनता के लिए। आप देखोगे कि इसके अलावा नीमच को क्या मिला है। आप देखोगे कि नीमच में फार्मेसी कॉलेज नहीं है। तो आप देखोगे नीमच तो क्या लगता है ये मानेंगे नीमच में आने वाले चुनाव है जिला पंचायत के, नगरीय निकाय के, विधानसभा के, क्या लगता है कि कांग्रेस अपना गढ़ बचा पाएगी, कांग्रेस अपना झंडा लहरा पाएगी? बिल्कुल। ये जो चुनाव है जिला पंचायत, जनपद और सरपंच, ये हमेशा ग्रामीण परिवेश के चुनाव होते हैं। ग्रामीण परिवेश के अंदर भी आज देखोगे कि अभी जो किसानों का मुद्दा था उसमें किसान बहुत रोष में है। आप देखोगे कि किसानों के साथ में कहीं ना कहीं पक्षपात हो रहा है सरकार के अंदर। अब कमलनाथ जी ने 2-2 लाख रुपए माफ़ करे थे, वो पूरे माफ़ नहीं हो पाए और सरकार गिर गई, तो उसका रोष भी है। तो भारतीय जनता पार्टी को हर गांव में इस बार मैंडेट नहीं मिलेगा। कांग्रेस की सरकार बनेगी जिला पंचायत जनपद में। कांग्रेस के जो अच्छे व्यक्ति को अगर टिकट दिया तो वो जीत कर आएंगे और वो जनता की सेवा करेंगे। ये थे युवा नेता योगेश जी प्रजापति, जिन्होंने साफ कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने जनता की गड़ी कमाई का पैसे को भ्रष्टाचार की भेंट ला दिया। आज नीमच की सड़कें हों या गली मोहल्ले, धूल भरी सड़कें हैं, गड्ढों भरी सड़कें हैं। लगातार नीमच की जनता परेशान है। अगर चुनाव होंगे, चाहे जिला पंचायत हो, नगर पालिका हो, विधानसभा हो, सब में कांग्रेस अपना परचम लहराएगी और बहुमत कांग्रेस आएगा। लेकिन ये तो वक्त ही बताएगा कि कौन आएगा सत्ता में और कौन रहेगा सत्ता से बाहर। एक बार फिर नए मेहमान के साथ हम फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए दिए मुझे इजाज़त। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।